आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, यानी इनवर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग आव्यूह का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि दो आव्यूह को आप जोड़ सकते हैं, दो आव्यूह को आप घटा सकते हैं, दो आव्यूह को आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन दो आव्यूहों का भाग हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, यानी दो आव्यूहों का हम लोग भाग नहीं करते। उसकी जगह पे मैंने आपसे कहा था कि इनवर्स पढ़ते हैं, यानी व्युत्क्रमणीय पढ़ते हैं, व्युत्क्रम पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई आव्यूह दिया है ए के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ए आपका क्या है, वर्ग आव्यूह है, ये आपका वर्ग आव्यूह है। अगर ए वर्ग आव्यूह है तो इसकी कोटि कैसी हो सकती है भाई, अगर दो पंक्तियां इसमें दो स्तंभ होंगे, अगर तीन पंक्तियां हैं तो तीन स्तंभ होंगे। कुल कहने का मतलब कि वर्ग आव्यूह के बारे में हमारे पास क्या जानकारी होती है कि अगर कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो हमको दिया गया कि एक आव्यूह हमारे पास क्या है, ए है, जो कि वर्ग आव्यूह है। अगर इस ए आव्यूह में हम किसी और वर्ग आव्यूह बी से गुणा कर दें, यानी बी भी आपका क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। अगर हम ए आव्यूह में बी आव्यूह का गुणा कर दें और गुणा करने के बाद में हमें क्या मिल जाए, एक तत्समक आव्यूह मिल जाए, यानी इकाई आव्यूह मिल जाए। अब इकाई आव्यूह क्या है, अगर आपके पास ए आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो आपको इकाई आव्यूह कैसा मिलना चाहिए, 1 0 0 1 के रूप में मिलना चाहिए। अगर आपका आव्यूह ए 3 गुणे 3 का है तो आपको इकाई आव्यूह कैसा मिलना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में मिलना चाहिए। तो कुल कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आव्यूह ए दिया गया और इस ए आव्यूह में आपने किसी और आव्यूह बी से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में अगर आपको एक इकाई आव्यूह मिल जाता है, तब यही बी जो होता है क्या कहलाता है, ए का व्युत्क्रम कहलाता है, ए का व्युत्क्रम कहलाता है। हम इसे लिखेंगे कैसे, अगर बी आपका ए का व्युत्क्रम है तब आप बी बराबर क्या लिखेंगे, ए पावर -1, यानी ए इनवर्स। हम लोग व्युत्क्रम को कैसे डिनोट करेंगे, ए के पावर में -1 लगा के। तो हमने क्या समझा कि हमको एक आव्यूह दिया गया था, वर्ग आव्यूह दिया गया था ए। अगर उस ए आव्यूह में हमने एक दूसरे वर्ग आव्यूह से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद में अगर हमें इकाई आव्यूह मिल जाता है, तब हमारा जो बी आव्यूह था यही क्या है, ए का व्युत्क्रम है, यानी इसको हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे। अगर आप बी को ए इनवर्स लिख सकते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया ए, बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए इनवर्स, और बराबर क्या आ गया, आई। तो कुल कहने का मतलब कि अगर कोई आपके पास आव्यूह ए है, उसका आपने इनवर्स निकाला, ए इनवर्स, उन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, यानी इकाई आव्यूह मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम कहें यहाँ पर मैंने ए में बी का गुणा किया था, अगर मैं बी में ए का गुणा करूं तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए, इकाई आव्यूह मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने ए में बी का गुणा किया था, अगर हम बी में ए का गुणा करें तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, आई ही मिलना चाहिए। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक आव्यूह ए है, उस ए आव्यूह में अगर आप बी आव्यूह का गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में अगर आपको आई मिलता है, तब बी में ए का गुणा करने पर भी क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन ये होती है कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में बी आपका क्या है, ए का इनवर्स है, और अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या है, बी का इनवर्स होगा। ए भी क्या होगा, ए भी बी का व्युत्क्रम होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो ये था हमारा डिफिनेशन व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, कि अगर आपको एक आव्यूह ए दिया है, उस आव्यूह में अगर बी का गुणा कर दें आई मिल जाए, या फिर बी में ए का गुणा कर दें आई मिल जाए, तब इसी बी को हम ए का इनवर्स कहते हैं, यानी व्युत्क्रम कहते हैं, या फिर ए को बी का व्युत्क्रम कहते हैं। अब हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आखिर ये कंडीशन कैसे फुलफिल होती है, ये कंडीशन कैसे पूरी होती है, और बी को हम ए का इनवर्स क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपको ए बराबर दिया था 2 3 1 2, ये जो कि एक वर्ग आव्यूह है।
और b बराबर आपको दिया है क्या, 2 -3 -1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, हमें a का b में गुणा करना है और गुणा करने के बाद में क्या मिलना चाहिए, i मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, a का जब आप b में गुणा करेंगे तो 2 3 1 2 इंटू 2 -3 -1 एंड 2 क्या होगा, गुणा कर लेते हैं। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा होगा, 2 का में 2 गुणा किया क्या आया, 4 आया। 3 का -1 में गुणा किया कितना आया, -3 आया। 4 में से 3 निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। 2 का 3 में गुणा किया तो कितना आया, -6 और 3 का 2 में गुणा किया तो कितना आया, +6। तो ये -6 +6 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका करेंगे इसमें, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे -2 आएगा, 2 - 2 कितना आ गया, 0। 1 का गुणा किया -3 में, -3 हो गया। 2 का गुणा किया 4 में तो 4 हो गया, -3 + 4 कितना आ गया, 1 आ गया। और ये आपको क्या मिल गया, i मिल गया। तो यहाँ पर a b बराबर क्या आ गया, i आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, b a बराबर निकालेंगे और हमें i मिलना चाहिए। तो कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि अब मैं b का a में गुणा कर रहा हूँ, तो b आपका ये है, यहाँ पर माइनस लगा दिया और ये माइनस हटा दिया। अब कर लेते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, -3 का गुणा करेंगे 1 में -3 आएगा, तो 4 में से 3 निकल गया, 1 आया। 2 का गुणा किया 3 में 6 आया, -3 का 2 में किया -6 आया, घटाएंगे 0 हो जाएगा। -1 का 2 में करेंगे गुणा करेंगे, -1 का 2 में गुणा करेंगे -2 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो +2 आएगा, 0 हो जाएगा। -1 का 3 में करेंगे -3 आएगा, 2 का 2 में करेंगे +4 आएगा, तो घटा के 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से b बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका b आव्यूह दिया है ये a का इनवर्स है और ये जो आपका आव्यूह है ये b का इनवर्स है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह में हमें क्या चेक करना है कि दो आव्यूह हमें दिए रहेंगे, उन दोनों का गुणा करने के बाद में क्या आना चाहिए, i आना चाहिए। अगर i आता है तो हम लोग दूसरे आव्यूह को पहले का व्युत्क्रम कहेंगे और पहले आव्यूह को दूसरे का व्युत्क्रम करेंगे। अब इससे संबंधित हम 2 प्रमेय समझते हैं जो महत्वपूर्ण है, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो हमें वो ध्यान में रखना है। बात करते हैं पहले थ्योरम की। पहला थ्योरम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ये क्या कहता है, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। यानी अगर आपके पास कोई आव्यूह है तो उसका केवल और केवल एक ही व्युत्क्रम हो सकता है, 2 व्युत्क्रम या 3 व्युत्क्रम नहीं हो सकते हैं। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने कहा यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के 2 व्युत्क्रम बी और सी हो, अगर ए और यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के 2 व्युत्क्रम बी और सी हो, तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए कि जो आपका व्युत्क्रम बी है ये व्युत्क्रम सी के बराबर होना चाहिए। यानी एक आव्यूह ए के 2 व्युत्क्रम नहीं हो सकते, तो अगर ए के 2 व्युत्क्रम आप मान रहे हैं बी और सी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यही ये थ्योरम कह रहा है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि बी बराबर सी आना चाहिए। यानी आव्यूह ए के 2 व्युत्क्रम तो हैं बी और सी, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि अगर आव्यूह ए का कोई व्युत्क्रम बी है, यदि बी ए का व्युत्क्रम है, तब क्या होगा, तब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या, आई होना चाहिए। अभी हम लोगों ने समझा कि जब बी आपका बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, तो जब आप ए का बी में गुणा करेंगे तो आपको आई मिलता है, या फिर बी में ए का गुणा करते हैं तब भी आपको आई मिलता है, यानी एक तत्समक आव्यूह मिलता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहेंगे कि यदि सी ए का व्युत्क्रम है, तब क्या होगा, तब भी आप बोलोगे क्या कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए, सी ए बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। परिभाषा यही है व्युत्क्रम आव्यूह की
कि अगर आपका सी ए का व्युत्क्रम है तो ए में सी का गुणा करो या सी में ए का गुणा करो, आपको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है तो ए आव्यूह में अगर आप किसी भी इकाई आव्यूह का गुणा करते हैं तो आपको वही आव्यूह वापस मिल जाता है। यानी अगर हम ए में आई का गुणा करते हैं तो हमको ए ही मिलेगा। समझ सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा मेरे पास आव्यूह है 1 2 3 4, ये किसका मान है, ये ए का मान है। अगर मैं इस ए में आई का गुणा कर दूं, आई का मतलब 1 0 0 1 का गुणा कर दूं तो मुझे वापस यही आव्यूह मिलना चाहिए। देख लीजिए कैसे, इस पंक्ति का इसमें गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, 2 का 0 में 0 हो गया, 1 का 0 में करेंगे 0 हो गया, 2 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे इसका करेंगे तो आपको यहाँ 3 मिलेगा, ऐसे यहाँ करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है, इस आव्यूह में जब आप किसी भी तत्समक आव्यूह इकाई आव्यूह से गुणा करते हैं तो आपको वही आव्यूह वापस मिलता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा b बराबर क्या, बी आई लिख सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैं आई का बी में गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी ही मिल जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आई की जगह पर मैं सी ए लिख सकता हूँ, आई की जगह पर ए सी लिख सकता हूँ, आई की जगह पर बी ए लिख सकता हूँ, आई की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ। मैं इनमें से चारों वैल्यू कोई भी रख सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बी, आई की जगह पर मैंने रख दिया क्या, ए सी। ये अब जब आप आव्यूहों का गुणन पढ़ते हैं, जब आप आव्यूहों का आपस में गुणा करते हैं तो वहां पर एक नियम होता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है, अगर आपके पास 3 आव्यूह हैं ए बी सी, 3 आव्यूह अगर आपके पास ए बी सी हैं और इनका आपको आपस में गुणा करना है तो चाहे आप पहले इन दोनों का कर दें, चाहे आप पहले इन दोनों का कर दें, ये कंडीशन इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखें, चाहे मैं पहले ए सी का करूँ फिर बी में करूँ, चाहे मैं बी का ए में करूँ फिर सी में करूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, बी ए सी, ये दोनों कंडीशन सेम होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ए की वैल्यू क्या है, आई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, आई। और अभी हमने समझा कि अगर किसी आव्यूह में हम तत्समक आव्यूह का गुणा करते हैं तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है। यानी यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सी मिल गया। तो हम क्या लेकर चले थे, आव्यूह बी को लेकर चले थे, हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बी बराबर सी। यानी आपके पास जो आव्यूह ए था इसके 2 व्युत्क्रम बी और सी थे और बी और सी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह के केवल और केवल एक ही व्युत्क्रम हो सकते हैं, 2 या 3 व्युत्क्रम नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे थ्योरम। दूसरा थ्योरम कहता है कि ए बी का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा डिफिनेशन वाला मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आई होता है। इसका मतलब ये कि ए बी का गुणा करने पर आई मिला था, आपको बी का ए में गुणा करने पर आई मिला था। इसका मतलब कि बी आपका क्या है, ए का इनवर्स है, यानी बी ए का व्युत्क्रम है और ए क्या है, बी का व्युत्क्रम है। तो इसका मतलब हमने कहा था कि अगर बी ए का व्युत्क्रम है तो बी बराबर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स, बी की जगह पर मैंने ए इनवर्स लिख दिया, या फिर ए इनवर्स ए बराबर क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। यानी आप किसी भी आव्यूह में उसके इनवर्स से जब आप गुणा करेंगे तो आपको आई मिलेगा। ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। मुझे क्या लाना है, मुझे ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी इनवर्स क्या है कि अगर आप इस पूरे ए बी को पूरा एक आव्यूह मान लीजिए, यानी इस पूरे को अगर मैं आव्यूह ए मान लेता हूं पूरे को, तो ए इनवर्स मेरे पास है। अगर मैं इस ए इनवर्स में ए का गुणा कर दूं, यानी ए बी का गुणा कर दूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए इसको, ए इनवर्स में जब मैंने ए का गुणा किया तो मुझे क्या मिला, आई मिला था। यानी ए बी इनवर्स में अगर मैं ए बी का गुणा करूंगा मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इसमें बाएं से ए इनवर्स का गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका, भाई इधर आपने ए इनवर्स का गुणा किया है तो इधर भी आप ए इनवर्स का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। इसको हम लोग प्री मल्टीप्लाई कहते हैं, यानी बाएं से गुणा करना, पहले गुणा करना।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी मैंने कहा साचर नियम से, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ए इनवर्स आई का मतलब क्या है, आप जब एक आव्यूह में ए में आई का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। तो जब आप इनवर्स में आई का गुणा करेंगे तो आपको ए इनवर्स मिलेगा, यानी ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया ए इनवर्स। ए इनवर्स ए का मतलब क्या है, आई ही तो है। ए इनवर्स ए का मतलब क्या है, आई है, तो यहाँ आई हो गया इंटू बी। ए बी का इनवर्स बराबर क्या, ए इनवर्स। या आपने तत्समक आव्यूह आई का गुणा किया है आव्यूह बी में, तो आई का जब हम बी में गुणा करेंगे तो ये तो बी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी आव्यूह में अगर हम तत्समक आव्यूह का गुणा करते हैं तो ही आपको हमें मिलता है। ये हो गया आपका ए बी इनवर्स बराबर क्या, ए इनवर्स। अब मैंने कहा कि मैं बी इनवर्स का गुणा कर रहा हूं बाएं से, इधर से मैंने बी इनवर्स का गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपका। इधर आपने बी इनवर्स का गुणा किया है तो इधर भी कर दीजिए, ये हो गया। बी इनवर्स बी का मतलब क्या, आई ही तो। ए इनवर्स ए बराबर अगर आई है तो बी इनवर्स बी बराबर भी क्या होगा, आई हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, ए बी इनवर्स बराबर क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स में आई का गुणा करेंगे तो आपको ए बी इनवर्स ही मिलेगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या, ए बी इनवर्स बराबर क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो ये आपका दूसरा थ्योरम था। अब बात करते हैं कि क्या सभी प्रकार के सभी आव्यूहों का व्युत्क्रम होता है, तो आंसर है नहीं होता है। व्युत्क्रम किसका होता है, वर्ग आव्यूह का। जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम हो भी सकता है और नहीं। यानी अगर आपके पास कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका व्युत्क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास वर्ग आव्यूह नहीं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, अगर इसकी कोटि की बात करूं तो इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। ये एक आयताकार आव्यूह है। आयताकार मतलब इसमें पंक्तियां और स्तंभ अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो आयताकार आव्यूह का इनवर्स नहीं होता, व्युत्क्रम नहीं होता है, जबकि वर्ग आव्यूह का होता है। वर्ग आव्यूह का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या आपको आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होता है, जबकि वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।